हेलो साथियों, स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई कहानी। सुनोगे? सुना दूं? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। ये इंसान बहुत अमीर इंसान दिख रहा होगा आपको, और इसके पास में ढेर सारे पैसे हैं। एक पैसों के ढेर पर बैठा हुआ है, दिख गया आपको? चलिए मैं इस कहानी में आपको दूसरे इंसान से मिलाता हूं। देखिए ध्यान से, ये दूसरा इंसान है जिसके पास दोस्तों खाने के लिए रोटी नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये वो इंसान है जिसको पैसों की बहुत जरूरत है, और ये वो इंसान है जिसके पास पैसा बहुत सारा है। बता सकते हो दोस्तों कि दोनों ही इंसानों को डर क्या है? इस इंसान को डर है कि मेरा ये जो बहुत सारा पैसा है ये कहाँ जाएगा, ये पैसा कहीं कोई चोर लूट के तो नहीं ले जाएगा, या पैसा कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं दीमक तो नहीं लग जाएगी। ये इस तरीके के बहुत सारे डर हैं इस इंसान के साथ में। लेकिन दोस्तों, इस इंसान का जानते हो डर क्या है? इस इंसान का डर है कि कल ठंड ज्यादा पड़ती है तो मेरे पास कपड़े नहीं है, कल मुझे भूख लगेगी तो मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है। तो दोनों के लिए क्या है? डर है दोस्तों। तो मेरी कहानी में ये जो दोनों पर्सन है ये एक डर के साथ जी रहे हैं। दोस्तों, जानते हो इस डर को किसने दूर किया? इस डर को दूर करने के लिए आता है साहब एंजल बनके, जिसका नाम है बैंक्स। देख रहे हैं आप, यहां पे बहुत सारे बैंक्स हैं। एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। यहां पे बहुत सारे ढेरों तरीके के आपको बैंक दिख रहे होंगे। यस या नो? दोस्तों, जानते हो इन बैंकों ने इन दोनों की परेशानी को दूर कर दिया। जो बैंक आया, बैंक ने इन दोनों की दिक्कत को दूर कर दिया। सर कैसे दूर किया इन दोनों की दिक्कत को? समझा दीजिए। समझा दूं? आइए देखिए। दोस्तों, बैंक कहता है उस इंसान से जिसके पास बहुत सारा पैसा है कि तुम अपने पैसे को लाओ और हमें दे दो, और हम उसको सुरक्षित रखेंगे, और आप जब मांगोगे आपको हम वापस दे देंगे, और सिर्फ वापस ही नहीं देंगे, आपके इस पैसे को हम बढ़ा देंगे। ये कौन बोल रहा है? बैंक बोल रहा है इस इंसान से। सोचो दोस्तों, इस इंसान के पास जो डर था, डर तो खत्म हो ही गया, साथ में एक मोटिवेशन और मिला। क्या? कि इसका जो पैसा है अभी ये और क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यस या नो? तो दोस्तों, बैंक ने इससे कहा अपने पैसे को आप हमारे पास रख दो, यानी कि इससे ये डिपॉजिट ले रहा है। ओके दोस्तों, अब ये जो डिपॉजिट इसके पास आया, इसने कहा इस प्राणी से जिसके पास पैसे नहीं है कि तुम हमसे पैसा ले लो, हम तुमको पैसा दे देंगे, बाद में जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो हमारे पैसे को लौटा देना, और हम जो पैसा दे रहे हैं इसको कहीं लगा के आप बिजनेस करो, आप कुछ काम करो जिससे कि आप प्रॉफिट कमाओ, तो हमारे पैसे को भी रिकवर कर पाओ और साथ साथ आप अच्छे से खा पी पाओ। तो देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोन। तो बैंक ने दोस्तों इन दोनों की परेशानी कैसे दूर की? इनके पैसे को डिपॉजिट फॉर्म में अपने पास ले लिया, और जिसको पैसे की जरूरत थी उसको लोन के फॉर्म में पैसा दे दिया। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल क्या है बता दूं? सुनना चाहते हो आज की कहानी का टाइटल? तो आज की कहानी का टाइटल है अ स्टोरी ऑफ बैंक। बैंक की एक कहानी। तो दोस्तों, सुनना चाहते हो ये कहानी? सुना दूं? करें स्टार्ट कहानी को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे बैंक के बारे में कि बैंक्स क्या है। तो दोस्तों, बैंक के बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूं ये एक फैमिली है। तो दोस्तों, फैमिली में ये बाप बेटे की कहानी है साहब। यहां पर एक बाप है और एक बेटा है। तो मैं पहले आपको बेटे के बारे में बताने वाला हूं कि बेटा कौन है। तो दोस्तों, यहां पर जो बेटा है साहब, बेटे का नाम है यहां पर कॉमर्शियल बैंक। बेटे का नाम क्या है साहब? कॉमर्शियल बैंक। और
अब बताता हूं मैं बाप का नाम। साहब बाप कौन है जानना चाहते हो? तो साहब बाप का नाम है यहां पर सेंट्रल बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। समझ में आया? यानी हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस या नो? तो दोस्तों हमारी कहानी इन दोनों बाप बेटों की कहानी है। हमें समझना है इन दोनों बाप और बेटे को। तो दोस्तों पहले मैं बेटे को समझाऊंगा, क्योंकि बेटे को समझा दिया यानी कि छावा आपको समझ में आ गया, तो शेर को तो आप समझ ही जाओगे। ये छावा है तो ये शेर है, ये बेटा है तो ये बाप है। चलिए तो सब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। किसको समझना? बेटे को समझना, यानी कॉमर्शियल बैंक को समझना स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस क्या है कॉमर्शियल बैंक के? तो आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों बेटा क्या क्या करता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं सबसे पहले। तो दोस्तों जो बेटा करता है इसका पहला काम है कि ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, यानी कि अभी आपने देखा था जिस इंसान के पास बहुत सारा पैसा था उसके पैसे को ये डिपॉजिट फॉर्म में अपने पास ले रहा था। यस या नो? तो ये क्या करता है साहब? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, यानी इसके पास डिपॉजिट आते हैं, यानी डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा आता है। अब वो डिपॉजिट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? तो साहब जो इसके पास पैसा आएगा इसकी कुछ फॉर्म्स होंगी। पहली फॉर्म होती है साहब इसकी डिमांड डिपॉजिट, यानी डीडी की फॉर्म में यहां पैसा आता है। साहब ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बता दूं? सुनिए, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि ये चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, यानी कि जब चाहे हम तब इस पैसे को इस बैंक से हम वापस ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपना पैसा बैंक को दिया है, यानी कि ये आप हैं साहब और आपने अपना पैसा दिया है बैंक को एज अ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट यानी डीडी, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट में डीडी, डिमांड डिपॉजिट दिया। तो इसका मतलब यह है कि आप जब चाहें अपने पैसे को बैंक से क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑफ टाइम। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस पैसे को आपके को जो बैंक रखता है इसे ये करंट अकाउंट की फॉर्म में रखता है, जिसको हम बोलते हैं साहब करंट अकाउंट, CA, करंट अकाउंट। समझ में आ गया? यानी ये वो अकाउंट होता है जिसमें पैसा आप कभी भी बैंक से वापस ले सकते हो किसी भी पर्टिकुलर ऑफ टाइम। दोस्तों बैंक आपके पैसे को बढ़ाता है साहब, ये बढ़ाता है आपके पैसे को। तो भैया ये आपके पैसे को कैसे बढ़ाता है वो बताता हूं मैं। तो दोस्तों ये आपके पैसे को बढ़ाएगा साहब, ये आपको ब्याज देगा। मान लीजिए बैंक आपको ब्याज दे रहा है आपके डिपॉजिट पे, ठीक है? तो यहां पर जो करंट अकाउंट होता है, क्योंकि बैंक इस अकाउंट में आपके पैसे को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाता, क्योंकि आप कभी भी पैसा वापस ले सकते हो, तो इसीलिए इस अकाउंट पर ब्याज ना के बराबर होती है, कुछ बैंक देते भी नहीं है। तो करंट अकाउंट पर आपको ब्याज नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आप बैंक को पैसे को रखने के लिए दे ही नहीं रहे हो साहब। अगर आप बैंक को पैसे को रखने के लिए दोगे तो ही तो बैंक आपको ब्याज देगा। लेकिन दूसरा जो डिपॉजिट होता है इसका नाम है साहब फिक्स डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो रहता है ये लंबे टाइम के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि हम 5 साल के लिए 3 साल के लिए पैसा दे रहे हैं बैंक को, और हम 5 साल या 3 साल या 4 साल जो भी डिसाइड होता है टाइम पीरियड, तब तक हम पैसा बैंक से वापस नहीं लेते। तो दोस्तों यहां पर बैंक आपको जो इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, वो सबसे हाई देता है। तो सबसे हाई रेट से बैंक इंटरेस्ट मिलता है आपको किस पर? फिक्स्ड डिपॉजिट पर, राइट? कितना मिलता होगा? चलो ऐसे ही मान लेते हैं ये 7 से 8% यानी 7% या 8% पर एनम आपको यहां पर मिलता है। तीसरा होता है साहब सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है कि यहां पर ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे टाइम तक पैसे को निकाल ही नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है कि तुरंत दिया तुरंत निकाला, तुरंत दिया तुरंत निकालिए, नहीं एक दिन में 4-5 बार आप जमा कर रहे हो और निकाल रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा यहां पर। यानी कि यहां पर आपको ट्रांजैक्शंस मिलेंगी, ज्यादा करने के लिए मिलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा करने के लिए नहीं मिलेंगी। समझ में आया? ट्रांजैक्शन यहां पर लिमिटेड होंगी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम सेविंग डिपॉजिट, और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपैरिजन टू एफडी कम होता है। तो यहां पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 4%, 3%, 2%, 5% इस तरीके से मिला करता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये साहब पहला फंक्शन हो गया किसका? कॉमर्शियल बैंक का।
तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, आपके डिपॉजिट को क्या करता है साहब, एक्सेप्ट करता है। आपने जो पैसा दिया है इसको एक्सेप्ट करेगा। तीन फॉर्म में, पहला फॉर्म क्या था हमारा, डिमांड डिपॉजिट, दूसरा क्या था, फिक्स्ड डिपॉजिट, और तीसरा क्या हमारा, सेविंग डिपॉजिट। तीनों समझ में आ गए जी? आगे समझा दूं? जी सर समझा दीजिए। तो सुनिए, दूसरा फंक्शन क्या है, ग्रांट ऑफ लोन। यानी कि यहां पर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमारी कहानी में, एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा था तो उसको डिपॉजिट करने की जरूरत है, लेकिन वहीं दूसरा इंसान जो था उसके पास पैसा नहीं था, तो इसको क्या देने की जरूरत है साहब, लोन देने की जरूरत है। तो इसको जो लोन देगा साहब, ये लोन भी, इसकी भी फॉर्म होंगी, यानी ग्रांट लोन जो होगी साहब, इसकी भी फॉर्म होंगी, तरीके होंगे कि हम लोन भी कितने तरीके से दे सकते हैं इस इंसान को। तो ध्यान से सुनिए साहब, यहां पर ये जो बैंक लोन देगा किसको, दूसरे पर्सन को, इसकी फॉर्म कौन सी होंगी, तो भैया पहली फॉर्म होंगी बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, मैं बैंक ओवरड्राफ्ट समझाता हूं। मान लीजिए इस बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट में बैलेंस है, मैं बताता हूं ऐसे ही, बैलेंस है आपके अकाउंट में, मान लीजिए 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है जी। और आपने क्या किया, आपने अपने अकाउंट से पैसे निकाले और आपने पैसे निकाले सब 1050 निकाले। तो दोस्तों लेकिन आपके अकाउंट में तो बैलेंस सिर्फ 1000 रुपए का था, तो 1050 कैसे निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो बैंक है ये आपको, यानी इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को क्या बोलता है कि देखो दोस्तों, आप अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे पैसे निकाल रहे हो और उस टाइम पर आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं है इतना, तो हम एक सर्टेन अमाउंट तक आपको लिमिट दे रहे हैं, वहां तक आप पैसे ज्यादा निकाल सकते हो। समझ में आया? जैसे बैंक ने कहा यहां पर हम ज्यादा कितना निकाल रहे हैं, सिर्फ 50 रुपए ज्यादा निकाल रहे हैं, तो बैंक ने अगर मान लो कि आपको लिमिट दे दी कि आप साहब कितना पैसा ज्यादा निकाल सकते हो अपने बैलेंस से, 500 रुपए तक ज्यादा निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसे बोलते हैं ओडी लिमिट, यानी ओवरड्राफ्ट लिमिट। यानी ऐसी कंडीशन में बैंक आपके अकाउंट को नेगेटिव करता जाएगा। समझ में आया? तो देखिए दोस्तों, ये आपको एक तरीके से दिया तो लोन ही है बैंक ने, भाई आपके पास कितना रुपया था, सिर्फ 1000, लेकिन आपने कितना निकाला, 1050, यानी बैंक ने 50 रुपए आपको एज अ लोन फॉर्म दे दिया। लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट, यानी जितना पैसा आपके पास नहीं था उससे ज्यादा आपने ड्राफ्ट कर लिया, तो इसे बोलेंगे हम ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हम एक सर्टेन लिमिट तक ही करते हैं जितनी बैंक हमको देता है। तो ये पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है। समझ में आया साहब? ये जरूरी नहीं सबको मिले, ये भी जरूरी नहीं है। इसके क्राइटेरिया में, जो बैंक के क्राइटेरिया में पर्संस या बिजनेस आ जाएंगे, उनको ओडी लिमिट अलाउ की जाती है। तो ओवरड्राफ्ट समझ में आ गया जी आपको। अगला है सब शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या होता है साहब, यानी कि अगर आपका पैसा नहीं है, यहां पर आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं है बैंक में साहब, और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या कर रहे हो, आप बैंक से साहब लोन ले रहे हो। लेकिन लोन कितने टाइम के लिए, एक छोटी अवधि के लिए लोन ले रहे हो। यानी मान लो आपने लोन लिया 4 मंथ के लिए, राइट, या आपने लोन लिया 9 मंथ के लिए, यानी कि 1 साल से पहले के लिए आपने मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया साहब, इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन के नाम से जानते हैं। तो ये लोन जो बैंक आपको देगा इसे हम शॉर्ट टर्म लोन बोलेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो ये भी क्या है साहब, कॉमर्शियल बैंक का एक फंक्शन आता है जिसमें ग्रांट ऑफ लोन का एक पार्ट है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है साहब बिल डिस्काउंटेड, यानी कि बिल डिस्काउंटेड फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है, और ये भी किसमें आ रहा है साहब, ग्रांट ऑफ लोन आ रहा है। तो ये क्या भला है, जानना चाहोगे? बता दूं? चलिए बता देता हूं। देखिए आइए, यहां पर बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा बिल के बारे में आपको बताता हूं कि मान लीजिए 2 लोग हैं और 2 लोगों के बीच में क्या हुआ था, सेल और परचेज हुआ था। मान लीजिए साहब ये सेलर है, इसका नाम है साहब ए, और ये कौन है साहब, परचेजर है, इसका नाम है बी। समझ में आया? इन्होंने इनको सामान बेचा था, और वो कितने रुपए का सामान बेचा था साहब, 10,000 रुपीज का सामान बेचा था। ठीक है जी। अब इनके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, यानी कैश इधर से नहीं आ रहा साहब, यानी पैसा नहीं आ रहा है साहब। समझ में आया? लेकिन इधर से सामान तो चला गया साहब, है ना, यहां से सामान चला गया साहब, सामान इनके पास आ गया, ओके, लेकिन पैसा इधर से इधर नहीं आया। तो बताओ इस सेल और परचेज को कौन सी सेल और परचेज के नाम से जानते थे हम साहब? इसे बोलते थे हम उधार की सेल और परचेज। यस या नो? तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ये उधार बोला जाएगा, यानी क्रेडिट सेल और परचेज। बट
क्रेडिट सेल ऑफ परचेज वहां होती है जहां दो लोगों के बीच में ट्रस्ट होता है। अब यहां पर क्या है, ए डर रहा है, ए क्या सोच रहा है कि बी जो है मेरे 10,000 रुपए लेके भाग गया तो मैं इसे कहां ढूंढूंगा। समझ में आया। तो दोस्तों ऐसे केस में यहां पर ए क्या करता है, ए एक कागज का टुकड़ा लेता है और उस पर लिखता है कि मैं बी यानी आई बी प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपीज टू ए। आफ्टर इससे पूछ लेता है कि बी बताइए आप कितने महीने बाद मेरा पैसा पे करेंगे। तो बी कहता है कि 2 महीने बाद, तो इसमें लिख देता है 2 मंथ। और बी से कहता है कि लीजिए इस पे आप साइन कर दीजिए, और बी क्या करता है साहब, इस पे अपने साइन कर देता है। समझ में आ गया भैया। तो यहां पर ये जो कागज का टुकड़ा है ये नॉर्मल कागज का टुकड़ा नहीं है साहब, इसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बन गया साहब, ये बन गया एक लीगल इंस्ट्रूमेंट। और साहब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बी के लिए बीपी बोला जाएगा और इनके लिए बीआर बोला जाएगा, यानी बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ गया। अब ये बीआर इनके पास रहेगा, किसके पास रहेगा, ए के पास रहेगा। ओके, कब तक रहेगा, 2 महीने तक रहेगा। और ये 2 महीने बाद बी के बैंक में जाएंगे और बी से क्या ले लेंगे, पैसे ले लेंगे। इनका बैंक, बी का बैंक पैसे किसको दे देगा, ए को दे देगा। समझ में आ गया। अब सुनिए बात, अब मैं समझाऊंगा आपको कि बिल डिस्काउंटेड क्या होता है। बिल किसके पास है, ये ए के पास है। अब सुनिए भैया ध्यान से, जो ए है इनको पैसे की जरूरत है, समझ में आया, अभी, लेकिन बिल से पैसे कब मिलेंगे, 2 महीने बाद। ओके, तो ये क्या करते हैं साहब, ए क्या करते हैं, इस बिल को लेके जाते हैं किसके पास, बैंक के पास। ये इनका बैंक है साहब, ठीक है, बैंक। और बैंक कौन सा ले लेते हैं, कोई सा भी बैंक ले लो आप। चलो इधर है ना बैंक, इधर ही आ जाते हैं, यही देख बैंक बने हुए हैं। तो ये बिल को लेके जाते हैं साहब बैंक के पास। और इनका बैंक कौन सा है साहब, इनका बैंक है एक्सिस बैंक, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो एक्सिस बैंक के पास इस बिल को लेके आते हैं। तो इससे क्या बोलते हैं, एक्सिस बैंक से ए क्या बोलते हैं कि देखो देखो बैंक, मुझे ना पैसे की बहुत जरूरत है और मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ये बिल है, इस बिल को आप रख लो और 2 महीने बाद आप बी से पेमेंट ले लेना मेरे बिहाफ पे। समझ में आ गया। बैंक कहता है ठीक है मैं बी से पैसे ले लूंगा, चलेगा। और ये कह रहे हैं कि इसके बदले जो इसके 10,000 रुपीज हैं ये मुझे आप आज ही दे दो। तो देखो बैंक क्या कह रहा है, बैंक कह रहा है देखो ए, आप अगर मुझसे अभी पैसे ले रहे हो लेकिन मुझे पैसे तो 2 महीने बाद मिलेंगे बी से, तो 2 महीने पहले अगर मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं तो मैं उसका कुछ चार्ज लूंगा। तो बैंक क्या कह रहा है कि बैंक कह रहा है कि देखो मुझे 2 महीने बाद बी से 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 9,500 रुपए दूंगा। यानी कि बैंक ने 500 रुपए इनसे क्या ले लिया, डिस्काउंटेड चार्ज ले लिया साहब। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड कराना। एक बात बताइए, बैंक के पास अभी क्या आया है, सिर्फ ये कागज का टुकड़ा आया है साहब, यस या नो। बैंक को पैसा कब मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा बी से, यस या नो। लेकिन बैंक ने ए को तो अभी पैसा दे दिया, यस या नो। तो जो बिल डिस्काउंटेड होता है उसके बदले बैंक क्या दे देता है, जल्दी पैसे दे देता है और बैंक को बाद में पैसे मिलेंगे। तो भैया बताइए, ये भी एक तरीके से लोन के अंदर ही आएगा। ए ने क्या दे दिया, ये भी एक तरीके से लोन के अंदर आएगा। बैंक ने ए को क्या दे दिया, लोन ग्रांट कर दिया 2 महीने के लिए, यस या नो। और भैया बताइए कि ये जो लोन का पैसा है ये रिकवर कब होगा बैंक को, जब बी का टाइम आएगा, यानी 2 महीने बाद रिकवर होगा। तो इसी को बोलते हैं हम बिल डिस्काउंटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यस या नो। चलिए अगली फॉर्म क्या है साहब लोन की, वो है साहब कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट क्या होता है हम इसको भी समझ लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए जी, अब हम समझते हैं कैश क्रेडिट क्या होता है। तो देखिए भैया कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट जो रहता है, ये जैसे बैंक है, ये ले लेते हैं हम HDFC, कोटक महिंद्रा ले लेते हैं। चलिए ये कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है। अब यहां पर एक बिजनेस है साहब, बिजनेस कौन सा लेते हैं, कोई सा भी ले लो, राम एंड मोहन लिमिटेड, ठीक है। ये राम एंड मोहन लिमिटेड हमने एक बिजनेस ले लिया, ठीक है जी। अब क्या होता है, यहां पर इस बिजनेस को पैसे की जरूरत है साहब, ठीक है, ध्यान रखना, इसको क्या जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अब क्या होता है, ये बिजनेस जो है इस बैंक को क्या करता है, ये इसको अपना कुछ करंट असेट्स दे देता है, ठीक है, जैसे गोल्ड दे दिया, ठीक है। और ये दे किस लिए देता है, गिरवी रख देता है, दे ऐसे नहीं देता, गिरवी रखता है, ठीक है, गिरवी। और इसके बदले बैंक से ये छोटी अवधि के लिए यानी शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म पैसे ले लेता है। समझ में आया? अब वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है इसका, और इसने जो अमाउंट लिया वो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर करंट असेट्स के बदले शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है, याद रखिएगा, उसको हम कैश क्रेडिट बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी क्या हो रहा है, बैंक ने इस बिजनेस को क्या दिया है, उधारी दी है, लोन दी है, लोन ग्रांट किए। दोस्तों कैश क्रेडिट जो होता है वो बिजनेस के लिए ही अलाउ किया जाता है। समझ में आया? चलिए, तो आप बताइए मुझे कि जो फंक्शंस है सब कॉमर्शियल बैंक के, ये आपको समझ में आ गए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसका सबसे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है जो यहां लिखा हुआ है कोने में, जिसका नाम क्या है, क्रेडिट क्रिएशन, इसको समझेंगे। और ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है साहब, INT लिख लीजिएगा इसके ऊपर तो आप, ठीक है, यानी इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। क्रेडिट क्रिएशन यानी कि ये कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, ये हमें समझना है। कौन? कॉमर्शियल बैंक, यानी कि कैसे पैसे बनाता है, ये हमको समझना है। कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, ये हमको समझना है। तो समझे दोस्तों? चलिए तो हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहां पॉइंट नंबर डालते हैं हम 3, नाम था हमारा क्रेडिट क्रिएशन, तो लिखते हैं हम क्रेडिट क्रिएशन। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये सब एक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है जी। यहां पर एक महाशय हैं, इन्होंने क्या किया है, पैसा डिपॉजिट किया है, और सब यहां पर डिपॉजिट किया है इन्होंने 1000 रुपीज, 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है। तो बताइए दोस्तों कि यहां पर बैंक में कितना रुपया आ गया, सब बैंक में 1000 रुपया आ गया इनके नाम से, यस या नो, ₹1000। और इनके नाम भी ले लेते हैं, इनका मिस्टर ए है कोई ये, तो इनके नाम से बैंक में बताइए कितना रुपया आ गया, सब 1000 रुपीज आ गया। ये बैंक है, ठीक है जी। अब बैंक इस पैसे को क्या करता है, सब आगे लोन दे देता है। इस पैसे को आगे किस फॉर्म में दे देता है, लोन के फॉर्म में, लोन, और ये किसी अदर पर्सन को दे देता है। इनका नाम भी मान लेते हैं बी, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से दोस्तों, यहां पे जो ये पैसा आया है, इस पैसे में से कितना लोन दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए, कितना हमको सेफ रखा जाए, इसके बारे में इनके साहब पापा जो हैं, जिनका नाम क्या है, RBI, उन्होंने इनको क्या दिया है साहब, गाइडलाइन दी है। यहां पर बोला गया है कि आपको इसका, मान लेते हैं ऐसे ही, 20% अपने पास रखना है, 20% आपको इसका अपने पास रखना है, यानी कि 200 रुपए आपको अपने पास रखने हैं, ठीक है जी। और इसे बोलते हैं हम LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। समझ में आया दोस्तों? ये जो 200 रुपए आपको अपने पास रखने हैं, इसमें से भी RBI ने कहा इसके 2 पार्ट करो। पहला पार्ट SLR, स्टेटरी लिक्विड रेशियो, दूसरा पार्ट CRR, कैश रिजर्व रेशियो। 2 पार्ट करिए इसके, और इसमें हम बताते हैं कि आप इसमें 4% जो भी डिपॉजिट है उसका रखिए, और बचा हुआ कितना, देखो 20 में से 4 यहां रख दिया, तो बाकी बचा हुआ 16% CRR में डालिए। जो SLR है इसे आप बैंक अपने पास रखिए, यानी कॉमर्शियल बैंक। जो CRR है ये हमको दे दीजिए, यानी कि इनके पापा क्या बोल रहे हैं कि जितना पैसा तुम्हारे पास आए उसमें से 20% अपने पास बचा लो, बाकी का आप लोन की फॉर्म में दे दो, ओके। और जो 20% आपने बचाया है इसके भी 2 पार्ट करो, SLR यानी ये खुद रख लो आप अपने पास, और CRR ये हमें दे दो आप। समझ में आया? तो दोस्तों ये जो मैंने परसेंटेज बनाई है ये हमने मनगढ़ंत लिए। अभी जो करंट में चल रहा है वो LRR 21% है। ये क्या होते इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सुनिए, तो दोस्तों SLR यानी 4% कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ेगा। तो देखा जाए तो 1000 का 4% कितना हो गया,
40 रुपए आप रखो, और 1000 का 16% कितना हो गया 160, ये हमें दे दो। यानी 200 रुपए में से 40 रुपए आप रख लो और 160 रुपए क्या कर दो आप आरबीआई के पास जमा कर दो। यानी पापा ने इनके ने ये बोल दिया। समझ में आ गया दोस्तों। और एसएलआर आपको रखना है, यानी इसका नाम में ही क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आया, यानी कि स्टेटरी लिक्विड रेशियो। तो दोस्तों ये जो 40 रुपए आपको रखने हैं, ऐसा नहीं कि आप 40 रुपए की एक कार खरीद लो, कार ला के रख लो, ऐसा नहीं चलेगा। ये आपको रखना है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि कभी भी अगर कोई डिपॉजिटर पैसे मांगने के लिए आता है तो आप इजीली दे सको। तो यहां पर आपको या तो कैश रखना है, या आपको गोल्ड रखना है, या आप रख सकते हो क्या सब, गवर्नमेंट शेयर, गवर्नमेंट कंपनी के किसी के भी शेयर्स, ये आप रख सकते हो। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहां पर एसएलआर समझ में आ गया आपको, यानी आपके पास में जो एलआरआर रखना है उसको दो पार्ट में बांटना है आपको। लीगल रिजर्व रेशियो को 2 पार्ट्स में बांट दो, एक एसएलआर और एक सीआरआर। एसएलआर बैंक अपने पास रखेगी और सीआरआर अपने पापा को यानी कि सेंट्रल बैंक को यानी आरबीआई को दे देगी। तो ये पैसा किसके पास आ जाएगा साहब, आरबीआई के पास आ जाएगा। समझ में आ गया, यस या नो। अब दोस्तों ये हमारा क्या है, यहां पर लोन देना, अपने पास रखना। अब इससे हम मनी कैसे क्रिएट करेगा, यानी कि बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक वो मनी कैसे क्रिएट करेगा, राइट। क्रेडिट कैसे क्रिएट होगा, यानी क्रेडिट मींस यहां मनी है साहब, ओके। यानी कि क्रेडिट मतलब मनी, तो मनी का क्रिएशन कैसे होगा वो प्रोसेस हम देखते हैं अब, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम कि मनी क्रिएशन एक्चुअल में होगा कैसे, वो प्रोसेस हमको अभी देखनी है। चले देखें, चलिए देखते हैं। तो ऊपर लिखते हैं सबसे पहले प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि क्या प्रोसेस होगी क्रेडिट क्रिएशन की। अब हम ये देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो हमने देखा था उसी चीज को यहां पर एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताइए इनिशियली डिपॉजिट कितना आया था, तो मैं लिख देता हूं यहां पर डिपॉजिट आया था हमारा 1000, यस या नो। अब बताइए इसमें से हमने लोन के रूप में कितना प्रोवाइड कर दिया था, तो 800 हमने लोन दे दिया था। और हमारा एलआरआर कितना था साहब, एलआरआर था हमारा 200, यस या नो। तो ये था साहब हमारा इनिशियली डिपॉजिट। ओके, अब बताइए मुझे कि जो हमारा लोन है ये सेकंड राउंड के लिए क्या बन जाएगा, डिपॉजिट बन जाएगा। तो यानी यही सेकंड राउंड के लिए डिपॉजिट बन रहा है। तो अब बताइए सेकंड राउंड के लिए यहां पर डिपॉजिट कितना बन गया साहब, 800 बन गया। और हम इसमें से लोन कितना दे रहे हैं साहब, यानी पहले हम 20% एलआरआर रख लेते हैं, तो 20% कितना हो गया इसका 160। तो बताइए लोन कितना दे दिया हमने 640, यस या नो। अब बताइए थर्ड राउंड के लिए जो हमारा ये अमाउंट है लोन का, ये क्या बन जाएगा, डिपॉजिट बन जाएगा। तो 640 हमारा डिपॉजिट बन गया साहब। और ये जो एलआरआर है हमें इसमें से कितना रखना पड़ेगा साहब, अगेन 20%, तो 128 हमको एलआरआर रखना पड़ेगा। और लोन के लिए कितना चला जाएगा साहब, 512 चला जाएगा। तो भैया ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, हम कब तक करते रहेंगे ये चीजें। तो दोस्तों ये चीजें हम जब तक करते रहते हैं जब तक हमारा एलआरआर बराबर नहीं हो जाता इनिशियली डिपॉजिट के। यानी कि ये आप याद रखिएगा कि जिस दिन एलआरआर का टोटल, मतलब टोटल ऑफ एलआरआर लिख लेंगे यहां पे, टोटल ऑफ एलआरआर इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट के, उसी दिन ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा साहब। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राउंड चलते रहेंगे। जिस दिन हमारा एलआरआर 1000 हो गया उसी दिन ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट हमारा इनिशियली कितना है 1000 ही है। समझ में आया सर, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हुआ दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है।
ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपको याद है जीपी जो आपने पढ़ा होगा, तो जीपी में हम क्या पढ़ते हैं, यानी सम ऑफ जीपी कैसे निकालते थे, तो सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू क्या है, अगर मैं यहां निकालूं सम ऑफ जीपी यानी 200 प्लस 160 प्लस 128 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि सम ऑफ जीपी, यहां फॉर्मूला लगेगा क्या, तो यहां पर फॉर्मूला लगता है साहब a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला लगता है। a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो a कितना हो गया हमारा 200 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। दोस्तों r कैसे निकालते हैं हम, r निकालते हैं हम सेकंड टर्म यानी 160 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 200, तो ये आ गया साहब इज इक्वल टू 0.80। यस या नो, ये हमारा r आ गया, तो r हमारा 0.8 आ गया, तो हम यहाँ 0.8 लिख देंगे साहब r। तो बताइए साहब यहाँ पर कि अगर हम 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा साहब, 1 में से 0.8 माइनस होगा तो ये आ जाएगा भैया 0.80 था ना, ठीक है, तो ये आ गया 200 डिवाइडेड बाई 0.20। यस या नो, तो ये क्या आ गया बताइए 1000। देखिए यही तो था सब हमारा सम ऑफ एलआरआर। तो दोस्तों ये सम ऑफ एलआरआर यानी कि इनफिनिटी टाइम तक हम क्या निकाल रहे हैं, जीपी का टोटल कर रहे हैं, तो ये हमें पता चल जा रहा है कि हमारा एलआरआर का सम 1000 हो जाएगा यहां पर इनिशियल डिपॉजिट के इक्वलिटी। ठीक है जी, अब हम सेम यही अगर तरीका अपनाएं, कहां पर, यहां पर अपनाते हैं कि ये हमको कितना रखना पड़ेगा, इसका टोटल कब आएगा, यानी कि जहां पर LRR 1000 होगा साहब, वहां पर इसका टोटल कितना आएगा, यानी कि यहां पर टोटल बताइए कितना आएगा। तो ये भी सेम निकाल दीजिए आप, अभी जो निकाला है बताइए, यहां पर हम जो निकालेंगे जीपी का टोटल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1000, तो 1000 प्लस, अब हम आर निकालेंगे, सॉरी डायरेक्ट लगा देता हूं फॉर्मूला में, 1000 यानी ए की जगह रख लिया a अपॉन 1 माइनस आर, फॉर्मूला था अभी लगाया था हमने, तो a की जगह 1000 लिख लिया हमने, और डिवाइडेड करेंगे हम 1 माइनस आर। दोस्तों r कितना होगा 800 डिवाइडेड बाई 1000, तो बताइए मुझे यहां पर 800 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो सब कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यह आ गया 0.8। बोलो हाँ या ना, तो यहां पर हम कितना लिख देंगे साहब 0.8 लिख देंगे, तो ये कितना हो गया भैया 1000 डिवाइडेड बाई 0.8, यहां लिखोगे तो 1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा। बोलिए हाँ या ना, तो पॉइंट को हटा दो, 0 बढ़ा दो, तो ये कितना हो गया सब 2 5 जा 10, तो ये आ गया सब 5000। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 5000। यस या नो, यानी इनिशियल डिपॉजिट का अगर यहां देखा जाए तो मनी कितना मल्टीप्लायर हो रहा है साहब, जब हमारा एलआरआर का टोटल 1000 हो रहा है तो 5 टाइम मल्टीप्लायर हो रहा है यहां पर। ठीक है जी, और यहां इसी तरीके से अगर इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहां पर इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4000। समझ में आ गया। तो दोस्तों यहां पर देखने को क्या मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है कि हमारा इनिशियली डिपॉजिट, जो हमारा इनिशियली डिपॉजिट है 1000, ये कितना हो रहा है 5000 हो रहा है। यस या नो, तो बताइए मनी मल्टीप्लायर कितना हो रहा है, यानी इनिशियली डिपॉजिट अपने आप से कितना बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहां पर मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा पहले डिपॉजिट कितना था 1000, अब कितना हो रहा है 5000, तो कितना बढ़ गया सब 5000 डिवाइडेड बाई इनिशियली डिपॉजिट यानी 1000 इज इक्वल टू कितना हो गया सब 5, यानी इनिशियली डिपॉजिट अपने आप से कितना बढ़ गया 5 टाइम बढ़ गया। तो ये तो हो गया एक मैथमेटिकल तरीका निकालने का। एक तरीका और है साहब इसे निकालने का, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है साहब 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो यानी एलआरआर। बताइए यहां पर एलआरआर कितना है साहब, ये हम 20% लेके चल रहे हैं। यस या नो, तो बताइए यहां पर 1 अपॉन 0.2 करेंगे, यस या नो, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 0.20 करेंगे, तो बताइए मुझे, तो ये हो जाएगा सब 5, यानी कि यहां पर पॉइंट हटा के 0 बढ़ जाएगी तो ये 5 आ जाएगा, तो वही तो 5 है। देखिए 1 से कितने टाइम बढ़ रहा है, 5 टाइम बढ़ रहा है, यानी 5000 हो रहा है। तो मनी मल्टीप्लायर भी हमारा कितना आया सब 5 टाइम्स। तो मनी मल्टीप्लायर निकालने का आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा एग्जाम में। ओके जी, एम एम इज इक्वल टू यानी मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एल आर आर। तो देखिए दोस्तों यहां पर बैंक ने कितना क्रिएट कर दिया, अपने 1000 डिपॉजिट को आगे लोन दे देके 1000 को कितना बना दिया सब 5000 बना दिया। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो मनी क्रिएट करते हैं, यही तरीका होता है मनी क्रिएशन करने का। यहां पर ये नोट नहीं छापते, ये इसी तरीके से लोन दे के क्या करते हैं सब मनी क्रिएट
क्रिएट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए जी, नोट कर लिया। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमने बेटे को समझ लिया, यानी कॉमर्शियल बैंक के हमने तीनों फंक्शन समझ लिए। पहला कौन सा था साहब? ये डिपॉजिट लेता है, दूसरा क्या था? लोन ग्रांट करता है, और तीसरा क्या था? पैसे बनाता है, यानी मनी क्रिएट करता है। तो सबसे इंपोर्टेंट जो था जो सबसे इंपोर्टेंट था दोस्तों वो मनी क्रिएशन का ही था। तो इसको आप याद रखेंगे कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है। ठीक है जी। अब हम समझेंगे, अब समझने की बारी आई है साहब पप्पा को, यानी कि अब हम समझेंगे सेंट्रल बैंक को। यानी अब हमें इसे समझना है कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होते हैं। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है साहब? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया जी? चलिए हम इसके फंक्शंस अब समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा आप लोग, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या है इसको समझते हैं, आइए। दोस्तों पूरे देश के अंदर करेंसी छापने का काम करता है वो हमारा सेंट्रल बैंक ही करता है, यानी आरबीआई करता है। यानी आरबीआई के पास पावर होती है करेंसी को छापने की। यानी 1 रुपीज के नोट को कौन छापता है? वो गवर्नमेंट छापती है सब, लेकिन बाकी नोट्स को छापने की अथॉरिटी सिर्फ किसके पास होती है? आरबीआई के पास होती है। तो बैंक ऑफ इशू का मतलब यही है कि ये हर किसी के लिए क्या करता है साहब? इशू करता है करेंसी। ओके जी, ये करेंसी इशू करता है। दूसरा पॉइंट है साहब क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है इसे हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये है मोनू, ओके, और ये है सोनू। मोनू ने एक चेक काटा और वो सोनू को इशू कर दिया। समझ में आया? चेक कितने रुपए का है साहब? चेक है साहब, चेक है साहब 10,000 रुपए का। ओके जी। अब ये चेक आ गया सोनू के पास। अब एक और चीज मैं बताता हूं आपको, जो मोनू का अकाउंट है साहब वो है पंजाब नेशनल बैंक में। ओके जी। और जो सोनू का अकाउंट है साहब ये है एचडीएफसी बैंक में। ठीक है जी, ये दोनों के अकाउंट हैं। अब ये बताइए, जब सोनू के पास चेक आएगा तो ये क्या करेगा? ये इस चेक को लेके कहां जाएगा? एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा और ये बोलेगा कि एचडीएफसी बैंक ये चेक है, आप इस चेक के पैसे को मेरे अकाउंट में डाल दो। यस या नो? तो बताइए, एचडीएफसी बैंक क्या अपने अकाउंट से इसके अकाउंट में पैसे डालेगी? नो 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 नो। ये क्या करेगी? ये इस पे जो अकाउंट नंबर लिखा होगा और बैंक का नाम लिखा होगा तो वो लिखा होगा पंजाब नेशनल बैंक और इसका अकाउंट नंबर लिखा होगा। तो ये भेजेगी उस चेक को किसके पास में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पीएनबी बैंक के पास में। समझ में आया? तो जब पीएनबी बैंक के पास में वो चेक आएगा तो पीएनबी बैंक देखेगी कि मेरे कस्टमर ने क्या किया है, सब चेक काट के दिया है और यहां पर ये 10,000 रुपए का ऑर्डर कर रखा है। किसको पे करने के लिए? सोनू को पे करने के लिए। समझ में आया? अब ये पीएनबी बैंक भेजेगी पैसा किसको? एचडीएफसी बैंक को, और एचडीएफसी बैंक ट्रांसफर करेगा सब पैसा किसको? सोनू के अकाउंट में। समझ में आया? तो दोस्तों इस तरीके से पूरे दिन में, एक साल में हजारों लाखों करोड़ों चेक इधर से उधर, क्योंकि बहुत सारी बैंक है हमारे देश में, चलते रहते हैं। समझ में आया? अब मान लो इस बैंक ने चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहां भेजा और ये बैंक मना कर देता है कि हम नहीं भेज रहे पैसे। समझ में आया? तो यहां पर दोस्तों इसको क्लियर कराने का काम कौन करेगा? ये बैंक किसके पास जाएंगी साहब? ये बैंक जाएंगी पापा जी के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्लियरिंग हाउस, यानी कि ये वो सारी प्रॉब्लम, वो सारे चेक जो होते हैं उनको क्या कराएगा? क्लियर कराएगा। समझ में आ गया जी क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है? चलिए अगले फंक्शन है, थर्ड फंक्शन की तरफ मूव करते हैं साहब। तो दोस्तों देखिए यहां पर जो थर्ड फंक्शन है साहब, ये फंक्शन है इसका, यहां बोला जा रहा है बैंकर्स बैंक, यानी सारे बैंकों का क्या होता है साहब? बैंकर्स होता है। अब एक बात बताइए कि अगर मान लो पीएनबी बैंक, इसको पैसे की जरूरत है साहब,
है ना। देखो अभी मैंने समझाया था कि ये अपने यहां पर SLR बना के रखता है 4%, है ना। अभी केस में हमारे 4% था, और ये CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, अपना पैसा किसको रिजर्व रख रहा है साहब, सेंट्रल बैंक को। तो इसने जो CRR यहां पर रखा था लास्ट अभी हमारे एग्जांपल में 16%, तो दोस्तों ये पैसा इसके पास आ गया था। अब मान लो कि इसके पास जो लोगों ने डिपॉजिट किया था वो लोग इसके पास से पैसे मांग रहे हैं, समझ में आया, या इसको लोन देना है, लोन प्रोवाइड करना है, और इसके पास पैसा नहीं है, तो बताइए ये किससे पैसे मांगेगा, ये पैसे मांगेगा अपने पापा से। तो जो बैंकर्स बैंक का मतलब यही होता है कि इन लोगों को भी लोन प्रोवाइड करने का काम या पैसे प्रोवाइड करने का काम कौन करता है साहब, RBI ही करता है। और पूरा का पूरा कंट्रोल इन पे कौन रखता है, RBI ही रखता है। समझ में आया, यानी कि पूरी कंट्रोल अपनी मुट्ठी में रखता है RBI इन बैंकों पर। समझ में आया साहब। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगे लिखा हुआ है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों जो सरकार का पैसा होता है वो भी किसके पास में रखा होता है, RBI के पास में ही होता है। सरकार का जो एजेंट होता है वो भी कौन है, RBI है। सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है तो RBI से लेगी, सरकार के पास अगर फंड ज्यादा हो गया तो वो भी किसको दे देगी, RBI को दे देगी। समझ में आया। तो ये बैंकर टू द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का ये बैंक होता है जी। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, कस्टोडियन ऑफ एफई मतलब फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जो विदेशों का पैसा है, विदेशी लक्ष्मी है, वो भी किसके पास रहती है साहब, RBI के पास ही रहती है। यानी जो फॉरेन एक्सचेंज, अलग अलग देशों का पैसा जो रिजर्व करके रखा गया है साहब, वो भी RBI के पास ही रखा रहता है। समझ में आ गया। तो इसीलिए बोला जाता है इसको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ गया जी, 5 फंक्शन समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। चलिए जी, अगला फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल। RBI क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो भैया ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन होगा ना दोस्तों इसी पर बेस्ड होगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों RBI कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है वो हमें समझना है। तो देखिए दोस्तों, मैं ना एक तरफ लिख देता हूं यहां पर RBI, ठीक है जी, और यहां लिख दिए मैंने साहब, यहां बना दिए मैंने बैंक। बहुत सारे बैंक है हमारे, ठीक है, बहुत सारे बैंक, PNB, SBI, जितने भी बैंक है गवर्नमेंट प्राइवेट सारे बना दिए मैंने, ठीक है। और इसके बाद मैंने इधर बना दी सब पब्लिक, ये पब्लिक है यानी कि ये आप लोगों साहब, ठीक है, आप लोगों, ओके जी, ये सब आप लोगों, ये पब्लिक है साहब, ठीक है। अब बताइए मुझे कि अगर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो इसे बोलते हैं हम साहब इन्फ्लेशन। यानी लोगों के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो उसको बोलते हैं साहब हम इन्फ्लेशन। और अगर पब्लिक के पास पैसा कम है, भुखमरी चल रही है, पैसा नहीं है पब्लिक के साथ, जैसे कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो दोस्तों उस सिचुएशन को बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। अब बताइए अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंच गया है तो यहां पर क्रेडिट कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पापा जी हैं इन बैंकों के, ये कैसे क्रेडिट कंट्रोल करेंगे हम इसे समझेंगे। RBI कैसे क्रेडिट कंट्रोल करेगा हम इसे समझेंगे। तो दोस्तों इसकी ना क्रेडिट कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है क्वांटिटिव और दूसरा होता है साहब क्वालिटेटिव। तो हम पहले समझेंगे क्वांटिटिव और फिर समझेंगे हम क्वालिटेटिव, ओके जी। तो पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव तरीका क्या होता है, तो कैसे समझाएंगे हम ये देखते हैं अब। तो साहब क्वांटिटेटिव में पहला है बैंक रेट। बैंक रेट को ये क्या करेगा साहब, बढ़ा देगा, बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। मतलब बैंक रेट इंक्रीज करने से कैसे क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा ये हम समझते हैं। तो देखिए साहब बैंक रेट क्या होता है पहले हमको यह समझना होगा। तो देखिए दोस्तों बैंक रेट समझाने के लिए मैं यहां आपको समझाता हूं कि जब RBI और ये है साहब कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, बैंक, जब कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेते हैं, और लोन कौन सा लेते हैं साहब, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। तो RBI इनको जब लोन देता है तो दोस्तों इनके पास जब लोन पहुंचता है
तो ये इसके बदले, लोन के बदले आरबीआई को क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है साहब 5%, ठीक है। अब बताओ ऐसे केस में जब 5% है तो ये लोग भर भर के आरबीआई से लोन ले रहे हैं और ये आगे पब्लिक को लोन दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होगा और इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है जी। आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया, यानी बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, 5 से 25% कर दिया। अब बताइए कि जो ये कॉमर्शियल बैंक है, क्या ये अब आरबीआई से लोन लेंगे? नहीं। तो जब इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये आगे भी पैसा देंगे क्या? तो नहीं। यानी कि बैंक रेट अगर बढ़ गया तो कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा आरबीआई से और आगे भी पैसा नहीं देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा साहब? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ गया? दूसरी चीज साहब, दूसरी चीज है साहब रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है? तो दोस्तों रेपो रेट और बैंक रेट इसमें छोटा सा फर्क है, होता दोनों लोन पे ही है। यहां पर जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे थे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे थे, यहां पर इसको अंडरलाइन करेंगे हम, किसको? लॉन्ग टर्म को। यानी बैंक रेट जो लगता है ये लॉन्ग टर्म लोन होती है, लेकिन जो रेपो रेट लगता है ये शॉर्ट टर्म, यानी 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट वापस करना होता है। तो दोस्तों अगर बैंक रेट है तो यानी कि यहां पर हम बैंक रेट को बढ़ा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लोन के रेट को बढ़ा रहे हैं, और अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रही है तो मतलब शॉर्ट टर्म लोन के रेट को बढ़ा रही है। तो दोनों के ही रेट बढ़ाने तो पड़ेंगे साहब। अगर हम शॉर्ट टर्म लोन भी अगर इनको दे रहे हैं तो भी ये क्या करेंगे? आगे लोन ज्यादा देंगे पब्लिक को। तो अगर आरबीआई रेपो रेट भी बढ़ा देती है तो क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा साहब। यस या नो? तीसरा होता है साहब रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है साहब? इसको समझते हैं हम। देखिए अभी कॉमर्शियल बैंक क्या कर रही है? कॉमर्शियल बैंक अपने पैसे को क्या कर रही है? पब्लिक को दे रही है। यस या नो? लोन की फॉर्म में लोन, ओके। और यहां जो लोन दे रही है मान लेते हैं ये दे रही है साहब 10% पे, ठीक है। और अगर कॉमर्शियल बैंक अपने पैसे को अगर ये अपने पैसे को आरबीआई को देती है, डिपॉजिट करती है आरबीआई को, तो डिपॉजिट पे आरबीआई इनको दे रहा है साहब ओनली 8%, ठीक है जी। तो इनके डिपॉजिट पर देखो, अभी ये लोन ले रहे थे तो लोन पर ये बैंक रेट और रेपो रेट पढ़ा हमने, लेकिन कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट पर आरबीआई जो उनको रेट से इंटरेस्ट दे रहा है इसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों अभी मुझे बताओ कि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा है, पब्लिक से उसको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आरबीआई को अगर वो डिपॉजिट करता है तो सिर्फ 8% का मिलता है। आप ही बताओ कि ये बैंक इसको देना प्रेफर करेंगे या अपने पैसे को डिपॉजिट करना प्रेफर करेंगे? सिंपल सी बात है, यहां से इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो लोन देना प्रेफर करेंगे। अब अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के कर दिया साहब 11%, अब बताइए क्या कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देंगे? अब नो, ये क्या करेंगे? अपने डिपॉजिट को आरबीआई को देंगे, यानी अपने पैसे को आरबीआई को डिपॉजिट कराएंगे। यस या नो? तो दोस्तों बैंक रेट बढ़ाने से भी क्रेडिट कंट्रोल होता है, रेपो रेट बढ़ाने से भी क्रेडिट कंट्रोल होता है, और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है, यानी बैंक रेट रेपो रेट आरबीआई चार्ज करता है किस पर? कॉमर्शियल बैंक पर, लेकिन रिवर्स रेपो रेट ये चार्ज करते हैं आरबीआई पर। समझ में आया? लेकिन फिर भी हम रिवर्स रेपो रेट को भी अगर बढ़ाएंगे तो ही क्रेडिट कंट्रोल होगा। तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से ही क्रेडिट कंट्रोल होता है, क्योंकि फिर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा लोन के रूप में न देके आरबीआई को डिपॉजिट करा देंगे और यहां पैसा नहीं जाएगा और क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ गया जी? यानी कि तीसरा क्या तरीका था हमारा? रिवर्स रेपो रेट। चौथा देखते हैं जी, चौथा क्या है? चौथा है हमारा LRR। LRR में क्या थे सब? दो थे, एक था हमारा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, और हमारा दूसरा था इसमें CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। अब बताइए कि अभी मान लो इनके पास 1000 रुपया आता है और इसका 20% किसको बनाना पड़ रहा था? LRR को बनाना पड़ रहा था, यानी SLR और CRR में डालना पड़ रहा था।
तो ये 800 रुपए क्या कर रहे थे, पब्लिक को लोन दे रहे थे 800 रुपए की, यस या नो। अब सोचो कि अगर ये 20% से बढ़ा के LRR कितना कर दिया साहब आरबीआई ने, ये कर दिया 40%। अब बताइए कि पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा या नहीं, क्योंकि जो अब रिजर्व रखना पड़ेगा, जो पहले 200 रिजर्व रखना पड़ रहा था ये, अब ये रिजर्व रखना पड़ेगा 40%, 400, और अब पब्लिक के पास सिर्फ 800 की जगह कितना जाएगा, 600 जाएगा साहब, यस या नो। तो अगर SLR और CRR बढ़ा दिया जाता है, यानी लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाता है, तो भी क्रेडिट कंट्रोल होता है। समझ में आ गया साहब? चलिए एक और पॉइंट है साहब इसका, वो भी समझा देता हूं मैं। इसे मैं हटाता हूं यहां से थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर मैं CRR और SLR इसको भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसको भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, सभी हम बढ़ा रहे हैं। एक और पॉइंट है साहब, उसे भी मैं लेता हूं। अगला पॉइंट क्या है साहब? अगला पॉइंट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? यहां पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो बेची जाती हैं, और वो किसको बेची जाती है साहब? वो बेची जाती है कॉमर्शियल बैंक को। समझ में आया? तो बताइए, जब इनके पास पैसा है, मान लीजिए इनके पास 1000 रुपीज का डिपॉजिट आया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने ये 1000 रुपीज अपने पास ले लिया और इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको दे दी? कॉमर्शियल बैंक को बेच दी। अब बताओ, लोगों को ये सिक्योरिटीज के रूप में लोन थोड़ी देंगे, जब इनके पास कैश रहा ही नहीं, कैश तो यहां आ गया, यहां तो सिक्योरिटीज है। समझ में आया? तो दोस्तों, सिक्योरिटीज से लोन तो नहीं जा सकता, तो लोन नहीं जाएगा तो क्रेडिट कंट्रोल हो गया साहब। तो ये भी एक तरीका है क्रेडिट कंट्रोल करने का, यानी OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना, सेल करना। ठीक है जी। तो ये हमारे क्वांटिटेटिव तरीके थे हमारे क्रेडिट कंट्रोल करने के। तो इन मेथड्स को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव तरीके। ठीक है जी। तो दोस्तों अब आते हैं हम क्वालिटेटिव पर। क्वालिटेटिव का पहला पॉइंट है साहब, पहला पॉइंट हम लिखेंगे मार्जिन रिक्वायर्ड। मार्जिन रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, ये हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मार्जिन रिक्वायर्ड का मतलब है, देखिए कि मान लो कोई एक बैंक है और आप इससे पहले लोन ले रहे थे, आप इससे पहले लोन ले रहे थे, मान लीजिए आप जब इससे लोन ले रहे थे, मान लेते हैं 10,000 रुपए का आप लोन ले रहे थे, तो इसके बदले आप यहां पर 11,000 रुपए की कोई असेट्स को क्या करा रहे थे, मॉर्टगेज करा रहे थे, है ना। 10,000 के लोन के लिए 11,000 रुपए का असेट्स आप मॉर्टगेज कर रहे थे, गिरवी रख रहे थे असेट्स। ठीक है जी। लेकिन आरबीआई ने क्या किया, एक दाव चलाया कि मैं ना अब 10,000 रुपए की लोन के लिए जो असेट्स लोग 11,000 रुपए का गिरवी रख रहे थे, अब यहां पर इस असेट्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं। यानी कि अब ये आरबीआई ने कहा कि देखो कमर्शियल बैंक, अगर आप 10,000 रुपए का लोन दोगे तो कम से कम 15,000 रुपए का असेट्स मॉर्टगेज करोगे। तो दोस्तों यहां पर जो असेट्स की वैल्यू थी वो क्या कर दी, इन्होंने बढ़ा दी। इसी को बोलते हैं हम मार्जिन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आप ये सोचो कि जब ये कस्टमर बैंक जाएगा और इसको पता चलेगा कि जो लोन इसको पहले 11,000 रुपए के असेट्स को गिरवी रख के मिल रही थी, वही लोन अब इसे कितने 15,000 के असेट्स को गिरवी रख के मिलेगी, तो क्या ये कस्टमर लोन लेगा बैंक से? नहीं लेगा। तो यहां पर आरबीआई ने यानी कस्टमर्स को ही बैंक से बाहर कर दिया, यानी कस्टमर्स को ही क्या कर दिया, अफेक्टेड किया, यानी कस्टमर का मन बदल दिया, यानी आप लोगों का मन बदल दिया साहब। समझ में आया? तो ये हमारा क्वालिटेटिव का पहला पार्ट था। ठीक है जी। दूसरा पार्ट था साहब मोरल सुएसन। सब मोरल सुएसन में क्या था, ध्यान से देखेंगे। यहां पर जो कॉमर्शियल बैंक थे, इनको पापा जी ने, जैसे आपके पापा कभी आप गलत कर रहे होते हो तो आपको बिठाएंगे, बिठाने के बाद आपको समझाएंगे, नहीं नहीं बेटे आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी, नहीं तो रिजल्ट बेकार हो जाएगा, यस या नो। तो वही काम किसने किया, आरबीआई ने किया। यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक थे इनको गाइडेंस दी, गाइड किया कि आप ज्यादा लोन दे रहे हो, इसकी वजह से गलत प्रभाव पड़ रहा है कंट्री पर, कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया है, यस या नो। तो ये था साहब हमारा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम साहब थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है साहब हमारा क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों इसमें ना यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी।
इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट क्या किया कि अगर कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर लोन ले रहा है तो उसे आप 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, या कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन ले रहा है उसे आप 2 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, या कोई पर्सनल लोन ले रहा है तो उसको इतने से ज्यादा नहीं दे सकते। यानी ये क्या किया, ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी साहब। तो साहब ये तीनों ही जो थे ये क्वालिटेटिव में तो आते ही हैं, लेकिन यहां पर ये क्वालिटेटिव को और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर बैंक पर सेम नहीं होता, ये अलग अलग पर अलग अलग तरीके से लगाया। गाइड करने की जरूरत, जो बैंक ज्यादा लोन दे रही थी उसको गाइड किया, और मार्जिन रिक्वायर्ड, जहां पर मार्जिन रिक्वायर्ड कम था वहां पर मार्जिन रिक्वायर्ड बढ़ाया उन बैंकों के लिए, और जहां पर क्रेडिट रेशनिंग थी, जरूरत थी, जो बैंक ज्यादा लोन दे रहे थे किसी एक सेक्टर को, वहां पर लोन को बैलेंस किया कि आप किसी एक ही सेक्टर को ज्यादा लोन मत दो। तो ये होता है साहब क्रेडिट रेशनिंग। समझ में आया? तो ये सारे के सारे हथगंडे अपनाए किसने साहब, ये सारे के सारे हथगंडे अपनाए आरबीआई ने, यानी कि इनके पप्पा ने, जिससे कि ये कंट्रोल में रहे। तो इससे आरबीआई ने क्रेडिट कंट्रोल किया, इसीलिए आरबीआई को बोला जाता है क्रेडिट कंट्रोलर। साहब अगर मान लीजिए डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, देखो इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ रहा है, रेपो रेट बढ़ रहा है, रिजर्व रेपो रेट बढ़ रहा है, एलआरआर बढ़ रहा है, यानी सारी चीजें बढ़ रही हैं, यस या नो। और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रहे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां बोला जा रहा है कि मार्जिन आप क्या करो, बढ़ा दो, और लोगों को बोला जा रहा है, बैंकों को बोला जा रहा है कि कम से कम लोन दो, ज्यादा लोन मत दो। और यहां क्या बोला जा रहा है सर, क्रेडिट रेशनिंग, यानी कि पहले से ही आप जिस जिस सेक्टर में आपने ज्यादा लोन दे रखा है उनको क्या करो, कंट्रोल करो। लेकिन अगर मान लो डिफ्लेशन हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो बैंक रेट हमने बढ़ाया उसको कम करेंगे, और कम करेंगे तो ये हमसे ज्यादा लोन लेंगे आरबीआई से, ये ज्यादा लोन लेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा। सेम रेपो रेट को कम कर दो तो यहां से ज्यादा करंट लोन जाएगा, और करंट लोन जाएगा तो इनके पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा। रेपो रेट को बढ़ाया था, कम कर दो तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं यहां पर आरबीआई को पैसा अपना डिपॉजिट ही नहीं कराएंगे तो इनके पास पैसा जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना बंद कर दो, हम बंद कर देंगे तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज ही नहीं करेंगे, इनके पास पैसा बचा रहेगा और वो पैसा पब्लिक के पास लोन के फॉर्म में जाएगा। तो इसका उल्टा कर दो डिफ्लेशन में, और ये रहेगा इन्फ्लेशन में। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों इसी के साथ साथ जो हमारी बैंक की कहानी थी वो बैंक की कहानी खत्म होती है दोस्तों, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।